नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग एससीईआरटी बुक हमारा पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 देखेंगे जो कि है मिट्टी और वायु। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ पे मिट्टी और वायु दो चैप्टर्स को एक साथ मिलाकर इस चैप्टर को बनाया गया है। सबसे पहले मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो मिट्टी क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, इस चैप्टर में मेनली बस इतना ही बताया गया है और इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, पूरा मिट्टी का संगठन क्या क्या होता है, किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है नैना और मिट्टी, इन दोनों के बीच में जो है आपस में बातचीत है, यानी कहानी के माध्यम से जो है इस चैप्टर को बच्चों को समझाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिट्टी का संगठन क्या है या मिट्टी कैसे बनी है। तो इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे मिट्टी वाले लाइन में। तो भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है, जो हमारी भूमि है, जो हमारा धरातल, इसकी सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। नॉर्मली जो है इसको हम समझ सकते हैं। मौसम के प्रभाव से चट्टानों के टूटने से बनती है, ठीक है, और इसके अंदर जल, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पे एक जो है चार्ट के माध्यम से जो है बताने का, समझाने का प्रयास किया गया है कि मिट्टी में कौन कौन से जो है भाग तत्व होते हैं जो कितने प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है जल। जल जो होता है 25% जो है पाया जाता है, यानी कि मॉइस्चर, जो मिट्टी के अंदर की नमी होती है वो लगभग 25% होती है। और इसमें जो है वायु दिया गया है जो है 25% तक होती है। जीवाश्म की मात्रा इसमें 5 से 10% तक होती है और खनिज तत्व जो इसके मिनरल्स होते हैं वो जो है 40 से 45% होते हैं। तो इस प्रकार जो है इस आंकड़े को हमको याद रखना है कि एक मिट्टी के संगठन को बनाने के लिए कौन कौन सी तत्व जो है कितने प्रतिशत मात्रा में होते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि मिट्टी जो है पृथ्वी पर चट्टानों एवं वातावरण की विभिन्नता के कारण अलग अलग स्थानों पर अलग रंग की दिखाई देती है। जैसे कहीं पर यह लाल रंग की होती है तो कहीं पे काली। इसी आधार पर इसको लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिट्टी के कुछ प्रकार बताए गए हैं कि जैसे कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं काली और कहीं लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पे देखा कहीं कहीं मिट्टी के अंदर जो है बालू की मात्रा अधिक होती है तो कहीं कहीं कंक्रीट की भी मात्रा अधिक होती है। तो और जो है कहीं कहीं पे यह मिट्टी चिकनी होती है या कहीं कहीं पे भुरभुरी होती है। तो इसके कुछ प्रकार जो है यहाँ पे दिए गए हैं। जिस मिट्टी में बड़े बड़े कण होते हैं और बालू की मात्रा अधिक होती है उसको बलुई मिट्टी कहते हैं, ठीक है। बलुई मिट्टी क्या होती है कि ये पानी को जो है बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती हैं और यहाँ पे ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है या इस मिट्टी में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, या ऐसी फसल जिनमें पानी रुकना नहीं चाहिए, उनको इस मिट्टी में लगाया जाता है। अगला है कि जिस मिट्टी के कण छोटे होते हैं तथा बालू की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि इसका गुण होता है कि पानी को सोखती नहीं है, क्योंकि इसमें बालू की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसको चिकनी मिट्टी कहा जाता है। अगला है मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी को सिल्ट कहा जाता है, ठीक है। जो मध्यम आकार की होती हैं उनको सिल्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे नैना और मिट्टी के कुछ और बातचीत यहाँ पे लिखी गई है। कहानी के माध्यम से इस चैप्टर को बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आप चाहें तो आप वीडियो को रोक के इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे कुछ लाइन दी गई है कि आपको मालूम होगा कि जैसे कि पेड़ पौधों को खड़ा रखने का आधार कौन देता है, मिट्टी देती है, और इसके अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। और पोषक तत्व यानी जो मिनरल्स, खनिज होते हैं मिट्टी में वो 40 से 45% होते हैं। हमने अभी आपको ऊपर जो है चार्ट के माध्यम से बताया था। और मेरी उर्वरा शक्ति, यानी मिट्टी कहती है मेरी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आप लोग उसमें खाद डालते हैं जो कि उनकी वृद्धि के लिए सहायक होता है, ठीक है। पेड़ पौधे की बात हो रही है। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक जो है फिगर दिया गया है। इसमें कहता है कि पानी को सोखने एवं नमी बनाए रखने के लिए भी सहायक होती है मिट्टी, ठीक है। वर्षा के जल को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखती है, जिससे इसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है और इसमें नमी बनी रहती है। इसी नमी का उपयोग कर पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा जो है प्रयोग करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं।
अब यहाँ पे मिट्टी के बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इस चैप्टर में केवल मिट्टी से इतना ही दिया गया था कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और यह कैसे बनती है और इसका संगठन क्या है। बाकी यहाँ पे आगे हम लोग जो है देखेंगे। अगर आप इस पूरे को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वायु के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं वायु के बारे में, इसमें डिटेल में दिया गया है वायु के बारे में और इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है, जिसमें अनेक प्रकार की गैस होती है। पृथ्वी के चारों ओर बना गैसों का यह घेरा वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। यानी कि वायुमंडल जो है, इसमें पाई जाने वाली विभिन्न जो गैसें हैं वो पृथ्वी के आसपास इसलिए रहती हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इन्हें अपनी ओर खींचता है। नहीं तो ये वायु धीरे धीरे ऊपर उठती चली जाए और ऊपर निकल जाए अगर वायुमंडल ना रहे तो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना रहे तो। अब यहाँ पे क्या है कि वायुमंडल से ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो जीव जंतु हैं उनका जीवन संभव है। वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन भी ना होता। आगे देखेंगे कि चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं है, उसका कारण क्या है, इसीलिए वहाँ पर जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे और पशु पक्षियाँ आदि नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वायुमंडल के बारे में दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल पाया जाता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल का महत्व क्या है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो वायुमंडल के संगठन के बारे में है कि इसमें कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें से नाइट्रोजन प्रमुख है और ये कितनी है, 78% है। इसको हर कोई जानता होगा, लेकिन एग्जाम में भी ये खूब पूछा जाता है। तो वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उसमें सबसे प्रमुख और सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो केवल 78% होती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बारी आती है, जिसको हम लोग O2 लिखते हैं। यह जो है 21% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। और तीसरी प्रमुख गैस जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है वो है ऑर्गन। इसको हमने एक प्रश्न के रूप में अपनी कम्युनिटी में भी पूछा था और ज़्यादातर लोगों ने उसका आंसर गलत दिया था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि तीसरी प्रमुख जो है गैस कौन सी है हमारे वायुमंडल की, तो वो है आर्गन, जो कि है 0.93%। ठीक है, पहली तो नाइट्रोजन है, दूसरी ऑक्सीजन है और तीसरी आर्गन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है और ये कितना है, 0.03%। इसकी वैल्यू भी इन चारों की आपको याद रखनी है, एग्जाम में खूब पूछी जाती है। इसके अलावा भी और कुछ जो है धूल के कण या जलवाष्प भी पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। इसके अतिरिक्त अन्य गैसें भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, और भी गैसें हैं जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। अब यहाँ पे जो ये चार्ट दिया गया है इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है और अन्य गैसें 1% में आती हैं। तो अन्य में से उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसके अलावा जलवाष्प, धूल के कण और बहुत सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें भी वायुमंडल में पाई जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक जो दिया गया है कि गैस और प्रतिशत मात्रा और उसका उपयोग क्या क्या है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का दिया है 78% पाई जाती है और ये क्या होती है, वृद्धि में, यानी कि पौधों की वृद्धि में, क्योंकि पौधे ही नाइट्रोजन का जो है उसको नाइट्रेट के रूप में ले सकते हैं, तो ये जो है वृद्धि के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, 21% पाई जाती है, इसको श्वसन के रूप में हम लोग जो सभी जीव जंतु जो हैं इससे अपनी सांस लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% होती है, ये लगभग 1% इनकी सबकी मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जितनी हैं सबको मिला के 1% है और ये पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए भी सहायक होती हैं। तो इस चार्ट को भी याद रखना जरूरी है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वायुमंडल से होकर सूर्य की किरणें आसानी से पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म होती है और फिर वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडल की इसी विशेषता के कारण पृथ्वी का जल चक्र, वायु चक्र, ऑक्सीजन कार्बन चक्र आदि स्वतः चलते रहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आगे हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे कि जल चक्र क्या है। ये सभी चक्र जो हैं इनको जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनसे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ अगर वायुमंडल का घेरा ना होता तो ये चक्र ना चलते तथा पृथ्वी का स्वरूप ऐसा ना होता। ठीक है, क्योंकि जो आजकल जो पृथ्वी का स्वरूप है, जो सभी चक्र इसमें चल रहे हैं, इसका ही परिणाम है। आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में और क्या है, तो जल चक्र के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक जो है फिगर भी दिया गया है जल चक्र का समझने के लिए, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि जल वायुमंडल में कैसे पहुँचता है, दिए गए चित्र में देखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो रही है कि वर्षा हो रही है। वर्षा से जो जल आ रहा है वो पृथ्वी पर आ रहा है बह के, और यहाँ से जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये वाष्प बन के पुनः ऊपर जाता है और ठंडा होकर बादल बन जाता है, और इस क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से बादल बन के पुनः जो है बरस जाता है। तो ये एक प्रकार का एक साइकिल चलता रहता है जिसको जल चक्र कहते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि आप जानते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु आती है तो खेतों में सिंचाई की जाती है, तो उसका पानी शीत ऋतु की अपेक्षा शीघ्र सूख जाता है। यानी कि जो खेत होते हैं वो गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं, जबकि ठंडी में उतना जल्दी नहीं सूखते। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा तापक्रम अधिक होता है, जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है, जिससे जल्दी जल जो है वाष्प बन के वायुमंडल में उड़ जाता है और खेत सूख जाते हैं। जब तापक्रम अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, ये भी जो है इनमें रिलेशन है। आगे यहाँ पे देखेंगे कि जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण, जल का वाष्प में बदलना। इसी वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल वायुमंडल में पहुँचता है। इसी को वायु की आर्द्रता या नमी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो वायु का मॉइस्चर है, जो वायु की आर्द्रता होती है, वो क्या होती है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जलवायु की दृष्टि से जलवाष्प का अत्यधिक महत्व है। यह जलवाष्प ऊपर उठकर ठंडी होती है, जिससे बादल बनते हैं और इस क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, और वर्षा होती है। वाष्पीकरण एवं वर्षा की क्रिया द्वारा स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जल का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। इस क्रिया को जल चक्र के नाम से जाना जाता है, जो कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया था। इसी प्रकार कार्बन एवं ऑक्सीजन चक्र की क्रिया भी स्वतः निरंतर चलती रहती है। जब मानव अपनी क्रियाकलाप द्वारा वायुमंडल में हस्तक्षेप करता है तो वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी को जो है हम लोग प्रदूषण के नाम से जानते हैं, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि आइए जाने कि मानव अपने क्रियाकलाप द्वारा वायुमंडल को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने जल चक्र देखा, ये जो है इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा या वायुमंडल में आर्द्रता कैसे होती है या कैसे बनती है, उसको आपको समझने के लिए है। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे मनुष्य जो है प्रभावित करता है वायुमंडल को। तो यहाँ पे है उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएँ एवं गैसों के द्वारा, जो गैस जो निकलती हैं कारखानों से निकलती हैं, उनसे जो है क्या है, पॉल्यूशन होता है। ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसें, जो भी हम लोग जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, चाहे जो भी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कुछ भी जलता है तो उससे जो हानिकारक गैसें निकलती हैं उससे भी वायुमंडल प्रभावित होता है। अगला है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के प्रयुक्त जो उसमें प्रयोग किए जाते हैं प्रक्षेपण यान, उससे भी जो धुआं निकलता है और गैसें निकलती हैं उससे भी प्रदूषण होता है। अगला है कूड़ा करकट जो होते हैं इसके सड़ने से या मरे हुए जानवरों के शवों से, कृषि अपशिष्ट आदि के सड़ने के दौरान उत्पन्न जो गैसें होती हैं उनसे भी प्रदूषण होता है। अगला है परिवहन के साधन, जितने भी हमारे यातायात के साधन हैं उनमें जो डीजल या पेट्रोल का प्रयोग किया जा रहा है उससे भी जो हानिकारक गैसें निकलती हैं उनसे भी प्रदूषण हो रहा है। अगला है जो हमारे घरों में यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह, इनसे भी जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम लोग CFC कहते हैं, इनसे भी जो है हमारा क्या होता है कि वायुमंडल प्रदूषित होता है और हमारे ओजोन परत को भी इनसे नुकसान पहुँचता है। तो ये कुछ प्रभावित करने वाले कारक थे कि मानव कैसे जो है अपनी गतिविधियों के द्वारा वायुमंडल को प्रभावित करता है। आगे यहाँ पे कुछ जो है दिया गया है कि मानव द्वारा किए गए उपरोक्त क्रियाकलापों के वर्तमान समय में हमारा वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है, जिसका प्रभाव हमारे पर्यावरण के रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा क्या है, ठीक है, यहाँ पे तो केवल अम्लीय वर्षा के बारे में डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन जब हमारी जो कारखाने होते हैं उनकी जो चिमनियाँ होती हैं उनसे जब धुआं निकलता है तो यहाँ पे एक बहुत ही हानिकारक गैस निकलती है SO2, जिसे हम लोग कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड।
ठीक है। अब ये जो गैस होती है और जो SO2 है, इसमें जब H2 मिलता है, H2O यानी कि जल, जब बारिश होती है तो ये मिलता है, तो ये जो है बना देता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4। यानी कि जब पहली बारिश होती है, जो है वर्षा ऋतु की पहली बारिश होती है, तो उसमें बाहर भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अम्लीय वर्षा हो सकती है वहाँ पे जहाँ पे SO2 का पॉल्यूशन है। तो ये SO2 जो है पानी के साथ मिलकर क्या बना देती है, H2SO4, और ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको जो है ये जल अम्लीय हो जाता है या अम्ल के रूप में होता है। तो इससे जो है हमारी त्वचा को भी नुकसान पहुंच सकता है, जो हमारी प्राचीन इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो अम्लीय वर्षा जो है क्या है, इसको आपको जानना जरूरी है। अगला क्या है कि ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत क्षरण हमने बताया था CFC से होता है, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे AC वगैरह में या रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है CO2 से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पृथ्वी का जो है गर्म होना, जितना अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी में, जबकि हमारे जो पृथ्वी में वायुमंडल में है 0.03% CO2 है, लेकिन क्या है कि जब इसकी मात्रा इससे ज़्यादा बढ़ने लगती है तो हमारा वायुमंडल गर्म होने लगता है, और इस क्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो यह किस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसके लिए कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यह कैसे होती है कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो हमारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होने लगता है, इसलिए हमको लगता है कि जो है धीरे धीरे हमारे जो जलवायु है उसमें चेंज हो रहा है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती चली जा रही है। अगला है कि मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन। मौसम और जलवायु में परिवर्तन क्यों होता है, हमने आपको बताया कि जैसे वायुमंडल गर्म होता जाएगा तो क्या होगा कि प्रत्येक वर्ष देखिए पिछले वर्ष की अपेक्षा लगता है कि गर्मी ज़्यादा हो रही है। इसका रीज़न ये है कि पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ रहा है। अगला है जल चक्र, ऑक्सीजन कार्बन चक्र में अवरोध, ठीक है, या किसी प्रकार का अवरोध हो जाएगा तो जो हमारा प्राकृतिक जो संतुलन बना हुआ है पर्यावरण का वो बिगड़ जाएगा। यदि मानव का हस्तक्षेप पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने में इसी प्रकार बढ़ता रहा तो वह दूर नहीं जब पृथ्वी पर से जो है क्या हो जाएगा, मानव जीवन जो है समाप्त हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार जैसे कि चंद्रमा के समान पृथ्वी वीरान हो जाएगी। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जीवन और ऑक्सीजन, इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है इस बुक में कि यहाँ पे दिया गया है कि जैसे हम लोग O2 लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जो है अपने श्वसन के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एक ऑक्सीजन का चक्र है जो चलता रहता है वायुमंडल में, जिससे वायुमंडल में जो गैसों का संतुलन है वो बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों का होना वायुमंडल में बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसके देखेंगे कि जीवन और ऑक्सीजन में इसमें क्या लिखा गया है कि श्वसन जीवन की मुख्य क्रिया है, ठीक है। इसके बिना, सांस लिए बिना तो कोई व्यक्ति 1 मिनट भी नहीं रह सकता, 1 मिनट से 2 मिनट 3 मिनट। तो इसमें क्या है कि इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। श्वसन क्रिया में जीव वायु से ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी कि जितने जीव हैं, जितने कि जीव जंतु हैं, पौधों को छोड़ दिया जाए, पेड़ पौधों को, तो इसमें क्या है कि ये लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसी प्रकार जल में रहने वाले जीव जो हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अतः ऑक्सीजन जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को बताया गया है कि ऑक्सीजन की महत्ता क्या है। आगे क्या है कि इसके अलावा ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में भी सहायक होती है, यानी कोई भी वस्तु जब हम उसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकती है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो उस वस्तु को जलाया नहीं जा सकता। इसके बिना आग जल नहीं सकती, ठीक है, ये भी बात ध्यान देने वाली है। वायु का 1/5 भाग आग को जलाने में सहायक होता है। इस लाइन को इम्पोर्टेंट रख लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन जहाँ पे है वहाँ पे जो है आग लगाई जा सकती है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे आग नहीं लगती। अब देखिए जो आग बुझाने वाले सिलेंडर्स होते हैं उसमें CO2 गैस भरी होती है, ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। और ये किस लिए होता है कि जहाँ पे जब इसका प्रयोग किया जाता है तो जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे ये गैस जाके वहाँ के ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है और आग अपने आप बुझ जाती है,
जो ऑक्सीजन बुझाने के सिलेंडर उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग देखें, आइए ऑक्सीजन के स्रोत के विषय में जानें। ठीक है, कि हमको ऑक्सीजन जो है कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है कि पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है तथा ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, जिससे वातावरण असंतुलित हो रहा है। ठीक है, तो क्या है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे पेड़ नहीं है या कम है वहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि प्रदूषण के कारण बढ़ रही है और पेड़ नहीं है तो वहाँ पे मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पेड़ पौधे का होना जरूरी है, जिससे जो प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसको पेड़ अवशोषित कर लें अपने श्वसन के दौरान और उसको जो है कन्वर्ट कर दें किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, अब एक यहाँ पे क्या है कि श्वसन प्रक्रिया में अंततः श्वसन द्वारा ली गई वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का कुछ भाग फेफड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प मुक्त होती है। इस प्रकार श्वसन द्वारा बाहर निकाली हुई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प होती है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्बन क्या कहते हैं कि जो हम सांस छोड़ते हैं, इसको हमने साइंस वाले पोर्शन में आपको अच्छे से बताया, जहाँ पे हमने श्वसन क्रिया बताई है मानव की कि वो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे जो है 4% तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहती है जो हम लोग सांस छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे अगली लाइन जो है कि अतः जीव जगत एवं वनस्पति जगत के माध्यम से वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से जितने जीव जगत हैं, मतलब जितने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं तथा वनस्पतियां हैं, इनके माध्यम से क्या होता है कि जो ये गैसों का जो चक्र है वो वातावरण में बना रहता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के असंतुलित होने पर वातावरण में प्रदूषण का खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो वातावरण में ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ वातावरण के लिए जीव जिस भूभाग पे रहते हैं उसके 1/3 भाग में पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। पूछा जाता है कि हमारे जो है पर्यावरण में कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है पेड़ पौधे या जंगल का होना आवश्यक है, तो वो कितना होना चाहिए, 1/3। इसलिए कहा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये जो आंकड़ा है ये पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी के पूरे भूभाग को अगर लिया जाए तो कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, तो वो है 33 यानी 1/3 भाग पर। ठीक है, तो ये लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। अब आगे क्या है कि यदि मनुष्य पेड़ पौधों को अनियंत्रित तरीके से काटता रहा और नए पेड़ पौधे नहीं लगाए गए तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। फलस्वरूप हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पेड़ पौधे कल कारखानों से निकली विषैली गैसों को अवशोषित कर लेते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, अतः पेड़ पौधों की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है, आइए इसे जानते हैं। ठीक है, अब तक हमने लोगों ने क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ऑक्सीजन और उसकी महत्वता, उसकी आवश्यकता। अब यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्या आवश्यकता होती है पेड़ों के लिए। अब यहाँ पे हमारी तरह पेड़ पौधे को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये हम लोग को पता है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल और अपनी जड़ों से जल लेते हैं तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अतः पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या करते हैं कि पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जिससे वातावरण में इन गैसों की मात्रा संतुलित रहती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ों के लिए कैसे आवश्यक है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो ये तो सबको पता होगा कि जो है पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे वायुमंडल से लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे है कि आइए जाने कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आती है। अब यहाँ पे है, सबसे पहले आती है कहाँ से, कुछ यहाँ पे दिए गए हैं स्रोत कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर से गैसें निकलती हैं वो जो है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगली होती है कि लकड़ी, कोयला, या फिर जो हम लोग कंडी या उपले जलाते हैं, या एलपीजी, या फिर घी या वनस्पति तेल या मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि के जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला है कि जैव पदार्थों के सड़ने की क्रिया के दौरान भी मुक्त होती है। अगला है सभी प्राणियों जैसे मनुष्य, पशु पक्षी आदि द्वारा सांस लेने के पश्चात छोड़ी गई गैस से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये कुछ इसके जो है वायुमंडल में पहुंचने के कुछ प्रमुख स्रोत हैं जो दिए गए हैं। अगला जो पैराग्राफ है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे तो वातावरण के विभिन्न वस्तुओं के जलने से, उद्योगों की चिमनियों से शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थों से हानिकारक गैसें निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे कि एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, उद्योग धंधों यानी कि जो हमारे कारखाने की चिमनियाँ हो गई, और वातावरण में विभिन्न वस्तुओं को जलाने से क्या होती हैं, हानिकारक गैसें निकलती हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम लोग CO के रूप में लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग CO2 लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इसे हम लोग लिखते हैं SO2। अगला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि प्रमुख गैसें हैं, और ये सभी गैसें कैसे हैं, हानिकारक गैसें हैं। इन्हें अपशिष्ट गैस कहते हैं। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अपशिष्ट गैस यदि पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट गैस है, तो उसमें कौन कौन सा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। ये प्रमुख गैसें हैं जो अपशिष्ट गैसों की श्रेणी में आती हैं। तो इसको जो है जरूर याद रखेंगे। अगला है कि ये वातावरण को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं, अतः वातावरण को सुरक्षित रखने हेतु इनका सुरक्षित रूप से निष्कासन आवश्यक है। इनका सुरक्षित निष्कासन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। क्योंकि ये गैसें निकलती हैं इसलिए इनका जो है या तो इनको निकलने से रोका जाए या तो इनका सुरक्षित निष्कासन किया जाए। तो इसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। ये उपाय हैं कि कारखानों तथा ईंट भट्ठों आदि की चिमनियों को ऊंचा बनाया जाए। ठीक है, चिमनियों को काफ़ी ऊंचा बनाया जाए जिससे ऊपर ऊपर ही निकल जाएं, और जितना हमारा वायुमंडल है जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं वो कम से कम प्रभावित हो। अगला है कि कारखानों की चिमनियों में धूम्र और छेपक लगाकर, यानी कि इसको शुद्धिकरण करके, इसका जो वायु निकलती है उसका शुद्धिकरण करके उसको जो है निकाला जाए। अगला है विभिन्न कारखानों को बस्तियों से दूर बनाकर या उनके आसपास पर्याप्त संख्या में पेड़ पौधे लगाकर, जहाँ पे कारखाने हैं वहाँ पे आसपास भारी संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाएं, जिससे अधिक से अधिक हानिकारक गैसों को ये अवशोषित कर सकें। अगला कुछ जो है यहाँ पे अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो ये प्रमुख जो है चैप्टर का पार्ट था जिसमें मिट्टी के बारे में तो कम लेकिन वायु के बारे में डिटेल में दिया गया था। ठीक है, जहाँ से खूब प्रश्न बन सकते हैं। अभ्यास प्रश्न यदि आप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो अच्छी बात है, आप प्रश्न देख लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो वहाँ से आपको ये रिवाइज कर सकता है। अगला है कि भूमि की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मिट्टी कहते हैं। अगला है कि मिट्टी पेड़ पौधों को क्या प्रदान करती है, पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है जो इनकी वृद्धि में सहायक है। अगला है पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए रासायनिक उर्वरक की जगह कौन सी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। गैसों के अलावा वायुमंडल में क्या होती है, जलवाष्प होती है और क्या होती है, धूल के कण आदि पाए जाते हैं। मानव के हस्तक्षेप से वायुमंडल का क्या बिगड़ रहा है, संतुलन जो है बिगड़ रहा है। अगला है पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2। अगला है कारखानों की चिमनियों में धूम्र और छेपक लगाकर प्रदूषण को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है
रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रश्न दिए गए थे, प्रोजेक्ट कार्य बच्चों के लिए है। तो ये चैप्टर जो है हम लोगों ने लिया था हमारा पर्यावरण बुक, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर क्लास 6 से लेके 8th में पढ़ाई जाती है, यानी SCERT की बुक का हम लोग इस वीडियो सीरीज में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक था चैप्टर 6 जो था मिट्टी और वायु। अगला चैप्टर अगली वीडियो में देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो चैप्टर का नाम हम इसी बुक में आपको बता दे रहे हैं। वो चैप्टर है वन एवं वन्यजीव, जो कि आपकी यूपी टेट के सिलेबस में भी शामिल है। तो अगला चैप्टर देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।